नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूपी में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। हर पार्टी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगा रही है। एक दूसरे के राज्य में अपराध की घटनाओं के आंकड़े तक गिनाए जा रहे हैं। दावों के दंगल में ये सच ये है कि चाहे अपराध की घटनाएं हो या फिर दागदार छवि वालों को टिकट, कोई भी दल अछूता नहीं है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या चुनाव के मैदान में राजनीतिक पार्टियों के लिए दाग अच्छे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये वार पलटवार देखिए। पहले चरण का प्रचार, वार पलटवार, धुआंधार। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है। वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। दागियों को टिकट पर भी दंगल। अपराधियों से मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी में आइए। भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, वहाँ अपराधियों की भरमार है। तभी तो 5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुकदमे हटाने का काम किया है। कुछ अपराधी जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं, तो सभी को टिकट उन्होंने दिए हैं, और कुछ को बाद में टिकट देने के बाद भी जेल भेजा गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। अपराध की घटनाओं पर भी आमने सामने। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर चाहिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की इनका चुनाव बड़ा जोरदार है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं। अखिलेश बोले, हम तैयार, हर चुनौती स्वीकार। अब की बार अपराध पर आर पार। दागियों पर दंगल, चुनाव में किसका मंगल? तो अब की बार अपराध पर आर पार। चुनाव में अपराधी उम्मीदवारों पर दोनों तरफ से वार और पलटवार भी हो रहे हैं। आखिर किस पार्टी में कितने दागी उम्मीदवार हैं और किसके दाग कितने अच्छे हैं, इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कौन कौन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है, एक एक करके मैं परिचय आपसे उनका करा देती हूं। हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत संजय निषाद जी मैं आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी के चुनाव हो और कानून व्यवस्था का जिक्र ना हो, दागी नेताओं का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वार पलटवार और एक दूसरे के दाग अच्छे हैं या किसके बुरे हैं ये गिनाए जा रहे हैं, लग रहा है क्या इस बार अब इन्हीं पर राजनीति आगे बढ़ेगी? चुनावों में ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता दिखाई दे रहा है। जनता 30 साल से परेशान थी उस जंगल राज से, उसी के लिए उनसे मुक्ति पाई 2014, 2017, 2019 में। आज के दिन में इसी के लिए मोदी जी, योगी जी ने इस चीज़ पर विशेष अभियान चलाया कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए और भय का जो वातावरण है उसे ख़त्म किया जाए। और आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि जनता जो है इस चीज़ों को ध्यान में देखे कि भाई किस तरीके से अमन चमन पर सड़क पर निकलकर काम कर रही है। किस तरीके से पहले हिंदू मुसलमान जो है दंगे होते थे, वो कम से कम मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, वो ख़त्म हो गया है। पिछली सरकारों ने किस तरीके से उस पर दंगा भड़काने, दंगा बढ़ता रहे, उस पर काम करती रहें। धारा 370 ख़त्म होते ही दंगा ख़त्म हो गया। राम मंदिर बनते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। किस तरीके से चलता था, गोलियां चलती थीं। हम तो खुद ही कहेंगे कि कैसे अपराधी होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। कि 7 जून 2015 को मैं रेल का सरवल कांड पर मैं एक आंदोलन कर रहा था।
उस समय राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा था गुर्जर, और वहाँ जो है एक महीने से आंदोलन था, और रेल पटरी भी उखाड़ दी गई थी, और एक महीने से तांडव। हमारे यहाँ शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे और वहाँ गोली चला दी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने। एक मेरा भाई मारा गया, और कितना तांडव, 37 लोगों को इतनी पिटाई की जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इतना अन्याय नहीं की होगी। महिलाओं के ऊपर अन्याय हुए, नंगे मारे गए बच्चों के, पूरे के पूरे तांडव हुआ, किस तरीके से अन्याय हुआ। तो मैं कहता हूं कि क्या हम तो खुद 302 के मुलजिम बना दिए गए फर्जी। कोर्ट में 156(3) दाखिल किया गया और कोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं, गोली पुलिस से चली है और इसमें इन लोगों को निपराध है। तो इस तरीके से कैसे अन्याय होता था पिछली सरकारों में, ये सारा कुछ मालूम होगा आपको, सबको मालूम है, कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। रहा बात, निषाद पार्टी तय कर रखी है। आंकड़े बताते हैं कि आखिर किसके राज में कितना कानून घटा या बढ़ा। मैं उस चुनौती की बात कर रही हूं जिसे अखिलेश यादव ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो इसके साथ ही आप लोगों, आपकी सहयोगी पार्टी गठबंधन में आपके साथ बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 99 से ज्यादा टिकट आपने दिए दागी उम्मीदवारों को, दागी नेताओं को। नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल के। हमने तय कर रखा कि सब अच्छी छवि, जो साफ सुथरी छवि के होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, जनता के पसंद होंगे, और उनके साथ बिना भेदभाव के काम करने का उनके अंदर मंशा होगी। ऐसे लोगों को कोशिश करके टिकट दिया जाएगा। आने के लिए तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी छवि होगी और साफ सुथरी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह पैमाना तय किया है। आए थे हमारे पास भी बहुत लोग, लेकिन हमने मना कर दिया, ऐसे लोगों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा भाई हम लोग इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो अच्छी साफ सुथरी सबका होगा उसी को हम लोग टिकट देंगे, उन्हें हम लोग सदन में लेके जाएंगे। एक भय का वातावरण जो है वो खत्म किया गया है, उसे फिर से कायम किया जाएगा और आगे इस तरीके से साफ सुथरी छवि की सरकार 2022 में बनाई जाएगी। चलिए, आप भी एक दावा ही कर रहे हैं संजय निषाद जी। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सभी यूपी की जनता और जो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, आपके परिवार का मसला सुलझा या नहीं। मैं टिकट्स की बात कर रही हूँ, टिकट बंटवारे की। मामला अभी भी फंसा हुआ है क्योंकि ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ, देरी हो रही है। नहीं, अब पहले ऐलान हो चुका। मैंने पहले भी कह रखा कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हमारे प्रत्याशी नहीं हैं। हमारा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें चरण में है। और धीरे धीरे, चूंकि जब दो दल इकट्ठे होते हैं तो दोनों दलों की एक अपेक्षाएं होती है लड़ने की, तो उसे सामंजस्य बैठाने में थोड़ी समय लगता है। सब हो चुका, कहीं कोई पेच नहीं है। अब सूची आज से शुरू हो गई है चौथे और पांचवें, छठवें चरण की, और धीरे धीरे सारे कुछ सामने आ जाएंगे। कहीं हम लोगों का आपस में तो फिर देरी क्यों इस बात के ऐलान में कि निषाद पार्टी इस गठबंधन में रहकर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें क्यों देरी हो रही है? नहीं, वो सब तय होगा। पहला प्राथमिकता था कि निषाद कैसे लड़ेगा, निषाद कैसे सदन में पहुंचेगा। तो अगर हम अपने सिंबल पर लड़ते तो हमारे निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल पर एक लेबल लग गया कि निषाद की पार्टी है, निषादों की, तो दूसरा पार्टी का वोट नहीं मिलता। इसलिए अपने निषाद को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पूरे प्रदेश में लगभग 15 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा, पहले उन्हें एडजस्ट किया है। अब निषाद पार्टी के सिंबल पर और लोग जो हमारे प्रत्याशी, उनका सर्वे चल रहा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का पैनल बड़ा है और हम लोगों ने तय किया कि दोनों भाई मिलकर जो अच्छी छवि सुधरी होगी, जिनको दोनों दलों के लोग पसंद करते हों, ऐसे लोगों को लड़ाया जाएगा। तो थोड़ा उसमें समय लगता है। समय कहाँ, अब आज से शुरू हो गया है और देखिएगा जारी हो गया, जारी हो जाएगा। लगभग हमने बताया कि 1.5 दर्जन के आसपास सीटें हैं जिस पर हम लड़ेंगे, और ज़्यादातर 80% सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली में लड़ेगी। 2, 4, 5 सीटें ऐसी होंगी। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, सारी चीजें, सारे पेच, कोई फंसा हुआ नहीं है, जल्दी इस बात का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि समुदाय आपके साथ है, जिस निषाद समाज की आप बात करते हैं, जिनकी राजनीति आप करते हैं, वो साथ है आपके? क्योंकि आरक्षण की जो मांग थी वो तो पूरी अब तक हुई नहीं है, ना ही उसका जिक्र हो रहा है। नहीं, मेरा समाज तो 70 साल से कांग्रेस के साथ रहा ना। कांग्रेस ने कुछ न कुछ गलती की, उसने मेरी फाइल को गायब कराई, हमारा हिस्सा दूसरे को खिला दिया। सामाजिक न्याय समिति कहती है, मझवार और तुरैया को पिछड़ी में डाल दिया, उनकी उपजातियों को हमें बर्बाद कर दिया, उनसे दूरी बना लिया, ख़त्म हो गए। समाजवादी पार्टी भी आई, कहती रही कि हम पिछड़ों की नुमाइंदगी करते, आपको हमारे आरक्षण कौन सा चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ हो।
हमने प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ। मेरा समाज मेरे त्याग और तपस्या संघर्ष को जानता है। प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया और प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलवाऊंगा। लेकिन अभी हमारे समाज ने तय कर लिया है, हमें लागू के साथ लाभ भी चाहिए। 23% अनुसूचित जात का हक है, लेकिन लाभ किसे मिलता? केवल हाथी वालों को, बाकी को नहीं मिलता ना। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे समाज के लोग, कि हम आरक्षण भी लेंगे और सत्ता में भागीदारी लेंगे, लागू भी कराएंगे, लाभ भी होंगे। उसके लिए पूरा हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जिस अधिकारी ने हमारी फाइलों को डिस्टर्ब किया था उसे हटा दिया, फिर यहाँ से लिखवा के RGI में भिजवाया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। उसके बाद 4 बार मीटिंग कराई माननीय अमित शाह जी ने। उसने एक्सेप्ट किया कि केवट, मल्लाह, माझी, मुजाविर, राजगौड़, मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हमारे यहाँ प्रिंटेड है, राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन है, इनका नाम पिछड़ में डालना अन्याय है। और सामाजिक न्याय मंत्रालय को उसने लिख दिया, क्योंकि आचार संहिता लग रहा है। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराजगी दिखाई दी। वो उम्मीद कर रहे थे कि आखिर आरक्षण को लेकर कुछ कहा जाएगा, नहीं कहा गया और उसकी नाराजगी वहां पर देखने को मिली थी। बहरहाल ठीक है, बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े हमसे बातचीत करने के लिए। कहा जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और जल्द ही उन्होंने ये भी कहा कि सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने भी आ जाएंगी। बहरहाल अब अपनी बहस में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या आप चुनावी मैदान में जिस तरीके से वार पलटवार इस बात को लेकर हो रहे हैं कि किसके दाग अच्छे, चुनौती दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, और उससे अखिलेश यादव ने एक्सेप्ट भी की और कहा कि वो और चुनौती के लिए तैयार हैं। इसी पर बात करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अमित शाह ने चुनौती दी और उसको स्वीकार करते हुए एक ये भी बात जोड़ते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी हैं, जो दागदार छवि के हैं, और बीजेपी दूसरों के आंकड़े गिना रही है। देखिए सलीम जी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की, पहली सूची का पहला नाम कैराना से नाहिद हसन का घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको लेकर के आपत्ति की और पूरे मीडिया से लेकर के जनता के बीच में ये विमर्श शुरू हो गया, तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई और समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा का नामांकन दाखिल करा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि अब नाहिद हसन के परिवार का कोई व्यक्ति लग रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन बाद फिर पूरी बेशर्मी के साथ लगातार एक के बाद एक अपराधियों की पूरी सूची जारी करते हुए, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे साहिद मंजूर हो, एक के बाद एक उन्होंने पूरी सूची जारी करने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब बालिका दिवस के दिन वो मनोज पारस का नाम लेकर के आए। मनोज पारस दुष्कर्म के गैंगरेप के आरोपी हैं, वो महेंद्र सिंह झीन बाबू का नाम लेकर के आए, जो गोवा में रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए। आप पूरी सूची देखिए तो समाजवादी पार्टी की सूची में कुख्यात अपराधी हैं, जो रंगदारी वसूला करते थे, जिनके संगठित गिरोह हुआ करते थे, जो उत्तर प्रदेश में अपराध के कोई ऐसी इंडियन पेनल कोड की धाराएं नहीं है जो उन पर दर्ज न हो। मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं जिन पर दर्ज हैं, जिन पर रासुका तामिल है, जिन पर गुंडा एक्ट तामिल है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट तामिल है, ऐसे ऐसे छटे हुए अपराधियों की तुलना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर जो भी आपराधिक इंडियन पेनल कोड के मुकदमे हैं वो सरकारी कार्य में बाधा के हैं, वो धरना प्रदर्शन के हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार का दमन किया गया था उसके प्रमाण कर रहे हैं। या फिर वो लिस्ट आपके पास भी होगी जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उनके, आप कह रहे हैं कि वो दागदार हैं लेकिन उनके दाग कम है इसीलिए अच्छे हैं, और वो बीजेपी में इसीलिए अच्छे हैं? नहीं, मैं सलीम जी मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगे के समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों पर, संगीत सोम और सुरेश राणा पर रासुका तामील करने का काम किया था, जो दंगे में पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। उनको ही दंगाई घोषित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इन रासुका को खारिज करने का काम किया। एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और ये रासुका खारिज कर दी। बैठे हुए अनुराग भदौरिया जी बताएं कि क्यों संगीत सोम और सुरेश राणा पर इनकी लगाई गई रासुका क्यों नहीं सस्टेन कर पाई, क्यों कोर्ट के दरवाजे के सामने वो दम तोड़ती हुई नजर आई? क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को बचाना का काम करते थे और जो अपराध के खिलाफ आवाज मुखर करते थे, ये उनको जेल भेजने का काम करते थे, ये उनको अत्याचारी बताने का काम करते थे। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो मंत्री रहे हैं, आज गायत्री प्रजापति जेल में क्यों है, आज आजम खान की जमानत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े बड़े वकीलों को लगाने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रही है, यह जवाब आज देना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी को। अब्दुल्ला आजम 2 बार उनका जन्म हुआ था, 2 उनके पास पासपोर्ट है, 2 उनके पास पैन कार्ड है, उनकी विधायकी क्यों चली गई, यह जवाब तो देना पड़ेगा इनको। ठीक है, अनुराग भदौरिया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपराध वो कह रहे हैं
ये तो आप लोगों की तरफ से पैदा किए गए। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए। 5 साल इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री अपराधी हैं जिन्होंने 40 मुकदमे थे उनके ऊपर में। और क्या क्या मुकदमे थे पढ़ के सुना दूं तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। और उन्होंने अपने ऊपर से अपने मुकदमे हटा लिए अपनी कलम से। डिप्टी सीएम के ऊपर में, सुन लीजिए, मैं डिप्टी सीएम, मैं आपके बीच में नहीं बोला इसलिए आप भी चुप रहिए। डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, अपनी सरकार में उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे हटाए। हम कहते हैं संगीत सोम और सुरेश राणा पे, देखिए गलत बात है, गलत बात में तो संगीत सोम सुरेश राणा पे दूसरे मुकदमे वो कौन से हैं, वो क्या है मालूम है आपको? आपके 99 ऐसे लोग हैं जहां आपराधिक मुकदमे, आपराधिक छवि और संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। यहाँ बैठ के जो जिस तरह की बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संगीन आपराधिक मुकदमे, ये वो लोग हैं जो रौंदने वाले के पिताश्री को भी गृह राज्य मंत्री बना देते हैं और वो कहता घूमता है मैं गुंडा हूँ और चैलेंज करता है मैं गुंडा हूँ, मैं 2 मिनट में लोगों को ठीक कर देता हूँ, लखीमपुर पलिया तो क्या लखीमपुर तक नहीं रहने देता हूँ। ऐसे आदमी को आप गृह राज्य मंत्री बनाते हैं जो गुंडा होने का परिणाम वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है। अपराधी क्रिकेट खेलता नजर आता है, 25,000 का इनामी, हैसियत औकात नहीं थी पकड़ने की, चिल्ला रहे बैठ के यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था वो अपराधी। और अपराधी जेलों में मारे जा रहे हैं, अपराधी यहाँ पे गोलियां चल रही हैं जेलों के अंदर में, जेलों के बाहर गोलियां चल रही हैं। और क्या हुआ था? जिस तरह से आपके कुलदीप सेंगर रिश्ते में क्या लगते थे बीजेपी के, बचाते घूम रहे थे, कहाँ है वो? जेल के अंदर है। कहाँ जो इसको आप बचा रहे थे? कोर्ट अगर नहीं आता तो आप तो बचाए घूम रहे थे। डीजीपी कह रहे थे आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, पीजिए जी, वो तो विपक्ष आके लाठी खाए तब आपने उसको पकड़ पाया। कहाँ है आपके वो चिन्मयानंद स्वामी, क्या नाम है उनका, मसाज वाले, याद है? भूल गए? जिनको बचा के रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, 10 टॉप माफियाओं के नाम लाओ, लिस्ट लाओ जनता के सामने। कौन बनारस का है, कौन जौनपुर का है, कौन यहाँ पे मैंने जिस जगह के भी हो आप 10 लेके आओ। नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? ये क्योंकि हैसियत औकात नहीं है। बीजेपी के है वो। अच्छा अनुराग भदौरिया, एक बात बताइए, ये बड़ा ही मतलब बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये सभी लोग जानना चाहते होंगे कि मतलब आप एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, लेकिन आप लोग अपने आंकड़े नहीं देखते, या फिर वो लोग, वो आपकी मजबूरी हो जाती है। मैं आंकड़े बता रहा हूं, कि उनके साथी आप लोगों को चुनाव में जाना है। सुन तो लीजिए, 5 साल की इनकी सरकार थी, नाहिद हसन अपराधी था, जेल में क्यों नहीं डाला? इसके मतलब सरकार निकम्मी, इसको हटाना जरूरी है। नॉमिनेशन के समय आपको अपराधी नजर आया, 5 साल तक अपराधी नजर नहीं आया। ये वो लोग हैं जो सुबोध कांत के हत्यारे को फूलमाला चढ़ाते हैं। सुबोध सिंह के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारे को फूलमाला चढ़ाने वाले लोग हैं। ये काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार उसके पेट्रोल डाल के बिना माँ बाप के परमिशन के कर देते हैं और आज तक वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो पुलिस को पालते हैं। कमिश्नर कानपुर 5 साल तक कितने निर्दोषों को उसने अंदर किया होगा जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा ऐसे लोगों को लड़ने से रोकिए। कम से कम 5 साल तक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोच क्या हुआ, एक एजेंट के रूप में काम करता रहा अधिकारी बनके। किसने के ऊपर इसने रासुका लगाई होगी, ना जाने कितने के ऊपर इसने निर्दोषों को इसने जेल में डाला होगा। ऐसे लोग जो एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, ये चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री 114 विधायक असीम अरुण जी पर एक आरोप पीड़ा है आपको। असीम अरुण जी ने दंगाइयों पर कार्रवाई की है, इसलिए पीड़ा है। अपराधियों पर कार्रवाई करने वाले ईमानदार अधिकारी भाजपा के साथ क्यों आ रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आप दंगाइयों को बचाने वाले हैं और हमारे साथ दंगाइयों पर कार्रवाई करने वाले हैं। पीटे गए हैं, उनको कुंदों से मारा गया है। कुंदों से पुलिस के बट ने अपने बट से मारा है उनको। पुलिस ने बट से। आपको शर्म नहीं आती? क्या वो आतंकवादी थे जिनको पुलिस उनके दरवाजे तोड़ रही थी? बेशर्म कहेंगे, अपने लोगों को मारते हो। वो 22 साल के बच्चे, उनको पुलिस अपने आतंकवादियों पर से मुकदमा आप वापस ले। शर्म नहीं आती है? आतंकवादियों की याद दिला दी आपने ना, बेचने का काम किया। ब्लास्ट के आतंकवादी जिनको फांसी की सजा हो गई, उन आतंकवादियों को बचाने की आप कोशिश कर रहे थे। ये तो भला हो हाईकोर्ट ने रोक दिया, ये तो भला हो हाईकोर्ट ने रोक दिया। आंखों में शर्म है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश को दहलाने वाले आतंकवादियों के समर्थक समाजवादी पार्टी के लोग, अब रुक जाइए थोड़ा सा, भी उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आप दोनों को मैं दूंगी मौका। एक सेकंड। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, रुक जाइए, आती हूँ मैं आपके पास, फिर आप आगे इस बात को आगे बढ़ाइएगा। अरुण राजभर, मतलब उत्तर प्रदेश में अब एक दूसरे पर छीटाकशी जिस तरीके से हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे दाग नहीं, हमारे दाग अच्छे हैं और तुम्हारे बुरे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी पार्टी में जब दागी नेताओं को टिकट देने की बारी आती है तो वो सारे दाग धुल जाते हैं क्या? देखिए,
जो भाजपा में रहेगा उसके दाग अच्छे रहते हैं, जो विपक्ष में रहेगा उसके दाग भूले नहीं रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता आज 5 साल से देख रही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम अपराधी, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर अपराधी और उत्तर प्रदेश में 403 में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अपराधी विधायक। जब अपराधी विधायक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी तब वो अपराधी नहीं कहे जाएंगे। जैसे ही वो किसी विपक्ष के साथ खड़े होंगे या विपक्ष में आ जाएंगे वो अपराधी दिखते हैं। मैं तो इनसे कहता हूं कि ब्रजेश सिंह का रिश्तेदार दाऊद से किस तरीके से आप बनाए हुए हैं। धनंजय सिंह से भारतीय जनता पार्टी कौन सा रिश्ता रखी हुई कि पंचायत चुनाव में उनसे गठबंधन करके अपना दल को दी सीट और इन्होंने बैकडोर से धनंजय सिंह की पत्नी को बना दिया जिला पंचायत अध्यक्ष। इसी बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या हुई और आरोपी योगेश राज को ये लोगों ने माला फूल से सजाया था और इसको टिकट जिला अध्यक्ष भी बना दिया था भारतीय जनता पार्टी। तब मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल एजेंट भी अब प्रवचन देंगे। मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल एजेंट अभी मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल एजेंट हमें प्रवचन देंगे, ज्ञान देंगे, अपराध की परिभाषा बताएंगे। मुख्तार अंसारी को बचाने में सारी ऊर्जा लगाते हैं। मुख्तार अंसारी के पैसे पर खड़े हैं, मुख्तार अंसारी के दम पर खड़े हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। मऊ में किस प्रकार का आतंक था, पूरे पूर्वांचल में आतंक था। मुख्तार अंसारी के आतंक के भरोसे ओम प्रकाश राजभर की राजनीति खड़ी है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के लिए फंडिंग कौन करता है? ये मुख्तार अंसारी के फंड पर राजनीति करने वाले आज आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। अरुण राजभर एक सेकंड, आप लोग एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, सुनाई नहीं देगा। राकेश जी 1 मिनट रुकिएगा, अरुण राजभर को सुन लेते हैं फिर आप जवाब भी दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी बचाने में लगी थी हमारे अनुराग भदौरिया जी, आप फिर शुरू हो गए। आप सुनिए ना पहले दूसरों को, रुकिए मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया, अरुण राजभर, आप दोनों साथ बोलेंगे तो किसी को नहीं सुन पाऊंगा। मुख्यमंत्री तो गुंडा की भाषा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं राकेश त्रिपाठी से जवाब ले लूं। आपने पूछ लिया, उन पर आरोप प्रत्यारोप आपने लगा दिया, अब जवाब भी सुनिए जरा। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, अरुण राजभर जी से सिरिन जी। हाँ राकेश त्रिपाठी, अब जवाब दीजिए। सिरिन जी अरुण राजभर जी से जरा पूछ लीजिएगा, इनके पिताजी सिरिन जी जरा ये अरुण राजभर से जरा पूछ लीजिएगा, इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर जी अभी मुख्तार अंसारी से मिलके आए थे जेल में। हाल क्या है मुख्तार अंसारी के? क्योंकि उनके बेटे निकल करके तो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी बहुत डरे हुए हैं, उनकी जान को खतरा है। वो माफिया, वो अपराधी जिससे लोग खौफ में हुआ करते थे, खुलेआम जिप्सी में हथियार हाथ में लेकर के दंगों में लहराया करते थे, वो मुख्तार अंसारी आज क्यों भीगी बिल्ली बना हुआ है? और वो मुख्तार अंसारी के क्या हाल है जरा अरुण राजभर थोड़ा देश की जनता को भी बता दें। आपके चैनल पर बैठे हैं तो बताइए, चूंकि उनके पॉलिटिकल एजेंट हैं, उनके खैरख्वाह हैं, लगातार उनकी चिंता करते हैं, समाज सेवा का अग्रणी अग्रदूत मानते हैं, तो जरा बताएं कि मुख्तार अंसारी के इस समय क्या हाल है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी के जरा क्या हाल है, ये अरुण राजभर बता सकते हैं। ठीक है, वक्त मेरे पास कमी है। अरुण राजभर 30 सेकंड आप बोलेगा, फिर मैं आऊंगी अनुराग भदौरिया के पास। 1 मिनट अनुराग भदौरिया शांति से 1 सेकंड। प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। अरुण राजभर जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी है, एमएलसी नहीं, वो कह रहे हैं जब आप अपराधियों से जेल में मिलने जाते हैं, जब आप उनके साथ गलबैयां करते हैं, तब वो क्या साफ सुथरे हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल पर मैंने देखा अपराध के श्रेणी में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अपराध हुआ है। थाने में पिछड़ों की हत्या हुई है, थाने के अंदर पिछड़ों की हत्या हुई है, जेल के अंदर दलितों की हत्या हुई है। अरे नहीं भाई, मुख्तार का हाल बताइए ना। अरे मन तड़प रहा है मुख्तार का हाल जानने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बताइए ना मुख्तार का हाल, मुख्तार के आंसू के बारे में कुछ बताइए ना। जैसे लगता है कि सबसे बड़ा गुंडा तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मुख्तार अंसारी के आंसू के बारे में पूछ रहे हैं, उनका बेटा जो कह रहा है वो सच है क्या? मुख्तार अंसारी डर रहा है क्या? इस मंच पर बताइए ना, माफिया डर रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरों की गलतियों की तरफ इशारा कर दो, और यही हो रहा है यहाँ पर भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था मेरे पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।